नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और उसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम ले रहे हैं शिक्षण की विशेषताएं। और शिक्षण की विशेषताओं में देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इससे पहले हमने कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें समझी थी। देखिए, शिक्षण की विशेषताएं क्या है। शिक्षण की विशेषताएं हमें शिक्षण के बारे में ज्ञान कराएगी कि शिक्षण में कौन कौन सी चीज़ें आती है और इसको और भी स्पष्ट करेगी। ये लिखा हुआ हम समझेंगे। देखें, शिक्षण में पहला हम बिंदु लेते हैं कि शिक्षण क्या है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे? ऐसी प्रक्रिया जो एक सामाजिक माहौल में संपन्न होती है। फिर कहें कि सामाजिक माहौल क्या होता है? सामाजिक माहौल वो माहौल होता है जहां पे व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। और कक्षा में भी ऐसा ही होता है। कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी आपस में अंतःक्रिया करते हैं। विद्यार्थी स्वयं भी आपस में अंतःक्रिया करते हैं। बहुत से प्रश्न होते हैं जिन पे आपस में चर्चा करते हैं विद्यार्थी भी। तो कक्ष भी क्या है? एक सामाजिक माहौल देने वाला स्थान है। तो फिर हम कह देंगे कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ अध्यापक और विद्यार्थी या कहें कि विद्यार्थी आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, यानी एक समाज जैसा माहौल रहता है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। देखें, जब भी अध्यापक शिक्षण करवाता है तो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है और इसीलिए तो शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। यदि शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता तो वो शिक्षण नहीं करा पाता। तो चूंकि शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, इस कारण शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया कैसे है? शिक्षण का समय के साथ विकास होता रहता है। शिक्षण का विकास होता रहता है। पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, फिर डिजिटल पढ़ाने लग गए, ऑनलाइन पढ़ाने लग गए। यानी शिक्षण ने क्या की? उन्नति की। यानी शिक्षण का विकास होता रहता है। और इससे एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि शिक्षण बालक के विकास में भी सहायक होता है। इसके बाद देखिए, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। एक तो हमने पढ़ा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक प्रक्रिया। अब क्या आ गया? शिक्षण क्या है? एक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया जहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। किस किस के बीच होती है ये अंतःक्रिया? अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया है। अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच भी होती है, साथ के साथ विद्यार्थी भी आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं, एक दूसरे से विभिन्न तथ्यों पे चर्चा करते रहते हैं। तो अंतःक्रिया हो गई। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी शिक्षण का क्या होता है? कोई न कोई उद्देश्य होता है। क्या होता है शिक्षण का? शिक्षण का कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य लेकर ही तो हम पढ़ते हैं। कक्षा में भी यदि अध्यापक पढ़ाता है तो कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और अपन शिक्षा शास्त्र जो पढ़ते हैं उनको तो पता भी है कि शिक्षण से पहले उसके क्या निर्धारित किए जाते हैं? उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, शिक्षण प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। देखें, ये बिंदु ऐसा है, हमने अधिगम में भी इसकी चर्चा की थी। मैंने एक जानकारी आपको अतिरिक्त बताई भी थी, कक्षा में बताई थी, यहाँ भी बता रहा हूँ मैं। यदि पूछा जाए अधिगम क्या है, अधिगम की चर्चा कर रहे हैं अभी, अधिगम क्या है, और विकल्प हमारे सामने प्रक्रिया और उत्पाद दो हैं, इनमें से किसी एक को चुनना होगा तो हम कहेंगे अधिगम एक प्रक्रिया है।
परंतु विकल्प में दोनों ही आ जाए कि अधिगम क्या है, प्रक्रिया या उत्पाद या प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों। तो देखिए कुछ पुस्तकों के हिसाब से, और यदि बोर्ड कोई भी अपना जो पेपर कराने वाला संस्थान है, यदि वो प्रश्न पूछेगा और विकल्प में ये देगा कि प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों, तो फिर वो सही भी इसी विकल्प को मानेगा। तो फिर हमें यही विकल्प सही चुनना है, अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों। परंतु वास्तव में देखा जाए तो अधिगम केवल एक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण क्या है, शिक्षण प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। यानी कक्षा में शिक्षण चल रहा है तब तो शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है, कह सकते हैं ना कि शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है। और जब शिक्षण हो गया तो शिक्षण समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों ने क्या सीखा, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, वो हम रिजल्ट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। तो जब तक शिक्षण चल रहा है तो शिक्षण प्रक्रिया है, जब शिक्षण समाप्त हो गया तो शिक्षण क्या है, एक उत्पाद है। यानी समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आया, विद्यार्थी क्या सीखे, वो क्या है, उत्पाद है। फिर अगला है, देखो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों। देखिए शिक्षण विज्ञान कब होता है, जब हम शिक्षण में शिक्षण के लिए कुछ सिद्धांत या जानकारियों की चर्चा करते हैं। शिक्षण कराने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ नियम या कुछ जानकारियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो उस स्थिति में तो कहेंगे कि शिक्षण क्या है, विज्ञान है। क्यों है विज्ञान, क्योंकि शिक्षण कराने के लिए कुछ सिद्धांत, नियम या कुछ तथ्यों की जानकारी होनी आवश्यक है। या कहें कि शिक्षण में हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान जरूरी होता है। किसके लिए, पढ़ाने के लिए। कौन सी चीज़ों का ज्ञान हम समझ सकते हैं, बोर्ड पे किस प्रकार लिखें, पुस्तक को किस प्रकार पकड़ें, पढ़ाने का क्रम कैसा हो, बच्चों से कैसे प्रश्न पूछें, बच्चों की परेशानियों को कैसे दूर करें, इन सब चीज़ों की जानकारी शिक्षण में आती है, शिक्षा शास्त्र में आती है। तो उस स्थिति में तो शिक्षण को क्या कहेंगे, विज्ञान। परंतु देखें सभी अध्यापक जिनको शिक्षण के नियमों, सिद्धांतों का ज्ञान है, वो सभी अध्यापक भी एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 3 अध्यापक हैं, तीनों को ही शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान है, नियमों का ज्ञान है, या कहें कि उससे संबंधित चीज़ों का ज्ञान है, फिर भी वो सारे अध्यापक एक जैसा नहीं पढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि पढ़ाना या शिक्षण कराना एक कला भी होती है जो सब व्यक्तियों के भीतर अलग अलग होती है। तो शिक्षण उस स्थिति में क्या कहलाता है, कला कहलाता है। पढ़ाने की भी एक कला है। मान लो मुझे शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान है, मेरा कोई मित्र है मेरे साथ प्रशिक्षण लेने वाला, उसको भी पढ़ाने के सिद्धांतों का ज्ञान है, पर हम दोनों मित्र एक जैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि किसी के भीतर तो पढ़ाने की कला अच्छी होगी और किसी के भीतर कम होगी। तो शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, देखिए इसकी पहले भी चर्चा की थी, दो मत्ते, द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया में तो कहा गया था शिक्षण के 2 घटक, अध्यापक और विद्यार्थी। त्रिमुखी प्रक्रिया में कहा गया था शिक्षण के 3 घटक, अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। तो हम उसी को मान्यता देंगे कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, हमें त्रिमुखी ही मानना है। इसके बाद देखें, शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचार का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी की समस्या को दूर करना या विद्यार्थी को ज्ञान देना। और शिक्षण में यही तो होता है, हम विद्यार्थी को ज्ञान देते हैं, उसकी समस्या को दूर करते हैं। और वहाँ हमने शिक्षण चरों के कार्य समझे थे। वहाँ भी मैंने बताया था कि पहला निदानात्मक कार्य, दूसरा उपचारात्मक और तीसरा मूल्यांकन। फिर मैंने कहा था कि उपचार या विद्यार्थी की समस्या को दूर करना, और दूर कैसे करते थे, कक्षा शिक्षण द्वारा। यानी शिक्षण कौन सा पद हो जाएगा, उपचारात्मक प्रक्रिया वाला। तो शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, या कहें कि विद्यार्थी की समस्या को दूर करने वाली प्रक्रिया है।
फिर अगला है शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? निर्देशन की प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों का दिशा निर्देश होता है, विद्यार्थियों को निर्देश मिलते हैं, हम विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। तो ये रही अपने शिक्षण की विशेषताएं, इनको कंप्लीट करें आप। अब हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र। देखिए, शिक्षण के लिए कुछ विशेष सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण सूत्र, देखिए ये शिक्षण सूत्र होते क्या हैं? ये शिक्षण सूत्र हमें क्रम का ज्ञान देता है कि हमें शिक्षण किस क्रम से चलाना चाहिए। शिक्षण सूत्र क्या देते हैं? हमें विभिन्न तथ्यों या कहें कि विभिन्न गुणों का क्रम बताते हैं कि शिक्षण को किस गुण से किस गुण की ओर ले जाना चाहिए। जैसे हम समझते हैं, पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, इसका अर्थ यह है कि जब भी हम शिक्षण करवाएं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सरल से, और कहाँ पहुँचाना चाहिए? कठिन। यानी विद्यार्थियों को पहले सरल चीज़ें बताना चाहिए, सरल जानकारियाँ बताना चाहिए या सरल टॉपिक पढ़ाना चाहिए, और फिर धीरे 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 किस ओर बढ़ना चाहिए? कठिन बिंदुओं की या कठिन इकाइयों की ओर बढ़ना चाहिए, कठिन टॉपिक की ओर बढ़ना चाहिए। यानी पहले सरल चीज़ों का ज्ञान कराएं और उसके बाद किसका कराएं? कठिन चीज़ों का ज्ञान। तो ये हो जाएगा पहला शिक्षण सूत्र। कहाँ से कहाँ? सरल से कठिन की ओर। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका अर्थ क्या है? विद्यार्थी के शिक्षण को कहाँ से स्टार्ट करें? उन बिंदुओं से स्टार्ट करें जो विद्यार्थी को पहले से ज्ञात है, और किसकी ओर ले जाएं? अज्ञात की ओर ले जाएं। यानी शिक्षण को कहाँ से स्टार्ट करें? उन बिंदुओं से, उन जानकारियों से हम शिक्षण स्टार्ट करें जिसका ज्ञान विद्यार्थी को पहले से है। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी धीरे धीरे शिक्षण से जुड़ जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करें? उन बिंदुओं से स्टार्ट करें जो विद्यार्थी को ज्ञात है, और धीरे धीरे उन बिंदुओं की ओर जाएं जो विद्यार्थी को ज्ञात नहीं है। तो ये दूसरा शिक्षण सूत्र हो गया। किससे किसकी ओर? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा देखें, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? मूर्त वो चीजें होती है जो हमें दिखाई देती है, या कहें कि जो प्रत्यक्ष रूप से वातावरण में उपस्थित है, और अमूर्त वो चीजें होती है जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती, जिनका न तो स्वरूप होता है, न रंग होता है, न ही कोई उनका आकार होता है। जैसे मैं दो शब्द लूं, एक शब्द तो है हाथ। एक शब्द तो क्या लिया? हाथ। तो हाथ तो मूर्त है, क्योंकि हाथ तो हमें दिखाई देते हैं, हाथ तो देखने लायक चीजें हैं। तो फिर हम कह देंगे कि हाथ जो है वो क्या है? मूर्त है। हाथ क्या है? मूर्त है। इसके अलावा मैंने कहा कि सिर, हमारा सिर भी मूर्त है, वो भी हमें दिखाई देता है। लेकिन मैं कहूँ कि भूख, अब बताओ भूख क्या दिखाई देती है क्या? किसी को भूख दिखाई देती है क्या? या कहें डर, क्या डर किसी को दिखाई देता है क्या? प्रेम, प्रेम किसी को दिखाई नहीं देता, पर होता तो है। तो हम कह सकते हैं कि जिनका आकार होता है, जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो तो क्या होते हैं? मूर्त।
और जो हमें दिखाई नहीं देते वो क्या होते हैं? अमूर्त। जैसे भय, अपना डर है, डर, इसके अलावा अपना क्रोध है, प्रेम है, अपनी भावनाएं हैं, ये अमूर्त होती है। तो ये हमें पहले किन चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए? जो हमें दिखाई दे रही है वो तो क्या है? मूर्त। और फिर उस ओर बढ़ना चाहिए जो हमें दिखाई नहीं दे रही, अमूर्त। और मूर्त में जो प्रकृति में चीज़ें हैं वो दिखाने, वो वहाँ से शिक्षण स्टार्ट करें और किस ओर ले जाएं? अमूर्त की ओर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे छोटे बच्चों को जब हम गिनती सिखाते हैं तो क्या करते हैं? उसको एक कोई वस्तु देते हैं, गोल या कोई भी खिलौने दे दिए उसको कहा कि ये क्या है? खिलौना। उससे पूछे कितना है? एक। फिर एक और खिलौना उसको दे देते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि कितने खिलौने हो गए? फिर वो कहेगा कि 2 खिलौने हो गए। यानी उसको 1 + 1 का ज्ञान हमने खिलौनों के द्वारा करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि खिलौने दिखाई दे रहे हैं, बच्चे को दिखाई दे रहा है कि 1 में 1 जोड़ा तो कितने खिलौने हो गए? 2 खिलौने हो गए। बच्चे को हमने बताया एक तो ये खिलौना रहा, एक ये दूसरा खिलौना रहा, यदि दोनों खिलौनों को मिला दे तो कितने खिलौने हो जाएंगे? बच्चा कहेगा कि 2 खिलौने हो गए। ये तो हमने कैसे बताया? इसको मूर्त रूप से। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम उसको बताते हैं कि ये 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 2। बताओ उसको कहीं दिख रहा है कि कहाँ 1 था, कहाँ दूसरा 1 था, किस प्रकार ये 2 हो गए? क्या दिखता है? क्या हमें दिख रहा है कि 1 में 1 जुड़ा 2 हो गया? कैसे हो गया? हमें दिखाई नहीं दे रहा। परंतु यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 खिलौना था, उसमें एक और खिलौना हमने सम्मिलित कर दिया तो कितने खिलौने हो गए? 2 हो गए। तो ये तो किस रूप में बताई हमने? मूर्त रूप में। और ये किस रूप में बताई? अमूर्त रूप में। तो पहले हमें ज्ञान किस रूप में देना चाहिए? मूर्त रूप में देना चाहिए बच्चों को ज्ञान। और फिर किस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए? अमूर्त ज्ञान देना चाहिए। तो शिक्षण सूत्र क्या है? किससे किसकी ओर पढ़ाएं हम? मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला देखें, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब तो यह है जो हमें साफ साफ दिख रहा है, और प्रमाण का मतलब यह है जो हमें नियमों द्वारा दिखाया गया है। दोबारा समझें, प्रत्यक्ष तो वो है जो हमें साफ साफ दिख रहा है, और प्रमाण वो है जो हमें नियमों द्वारा बताया गया है। प्रमाण क्या है? जो हमें नियमों द्वारा बताया गया है। इसी के साथ इसको हम इस रूप में भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। जैसे देखें, छोटा बच्चा था, उसके सामने हमने एक कांच का गिलास था, उसको नीचे गिराया तो वो गिलास टूट गया। फिर उसके सामने हमने कांच की एक प्लेट नीचे गिरा दी, वो भी टूट गई। फिर उस बच्चे के सामने हमने कांच का ही एक खिलौना था, वो भी नीचे गिरा दिया, वो भी टूट गया। कुछ घटनाओं को देखने के बाद बच्चे को ये जानकारी मिलेगी कि जितनी भी कांच की वस्तुएं होती है वो गिरने से टूट जाती है। दोबारा देखें, जब बच्चा छोटा था और उसने देखा कि एक दिन कांच का जो गिलास था वो नीचे गिर गया और टूट गया। फिर कुछ दिनों बाद उसने देखा कि एक कांच का कप था, वो भी गलती से नीचे गिरा और टूट गया। फिर कुछ दिनों बाद देखा कि कांच की प्लेट थी, नीचे गिरी तो टूट गई। फिर उसने ऐसे किसी दिन देखा कि कांच के खिलौना है, वो नीचे गिरा तो टूट गया। इन सब घटनाओं को देखने के बाद बच्चा ये चीज सीख गया
कि जितनी भी कांच की वस्तुएं होती है वो नीचे गिरने से टूट जाती है। क्या बनाया उसने नियम कि जितनी भी कांच की वस्तुएं होती है वो नीचे गिरने से क्या होती है, टूट जाती है। तो देखें, जब बालक ने कांच की वस्तुओं को गिरते हुए देखा था वो पद तो था प्रत्यक्ष, क्योंकि उसने खुद देखा है। जब बालक ने कांच की वस्तुओं को खुद गिरते हुए देखा था तब उसने देखा प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ, कांच की वस्तुएं जो हो रही है ये तो गिरते ही टूट रही है। फिर कुछ प्रत्यक्ष देखने के बाद, कुछ घटनाएं देखने के बाद बालक ये समझ गया कि जितनी भी कांच की वस्तुएं हैं वो गिरते ही टूट जाती है। यानी उसने क्या बना लिया, नियम बना लिया। अब इसको क्या बना लिया, नियम बना लिया कि नहीं, जितनी भी कांच की वस्तुएं होगी गिरने से टूट जाएगी। तो वो कहलाएगा प्रमाण। जो उसने घटनाएं देखी वो तो क्या थी, प्रत्यक्ष देखी। फिर उसने जो नियम बनाया उसे क्या कहेंगे, प्रमाण। या ऐसे समझें कि जब वो कांच की वस्तुओं को गिरते हुए देख रहा था वो तो क्या थे, उसके सामने उदाहरण थे कि ये देखो कांच की वस्तुएं ऐसे गिरते ही टूट जाती, ये तो उसके लिए क्या थे, उदाहरण थे। फिर उसने कहा कि दुनिया की जितनी भी कांच की वस्तुएं होती है वो नीचे गिरने से टूट जाती है। यानी उसने इन उदाहरणों को देखकर क्या बना लिया, एक नियम बना लिया। तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, या कहें उदाहरण से नियम की ओर। अब देखें, यदि हम बालक को उदाहरण नहीं बताते, बालक को ये नहीं बताते कि ये देखो कांच की वस्तु गिरने से टूट रही है, अगर बालक ये घटनाएं नहीं देखता और उसको डायरेक्ट हम ही कहते, बालक ने कभी भी कांच की वस्तुओं को गिरते हुए नहीं देखा होता और हम ही खुद बता देते उसको कि कांच की वस्तुएं गिरते ही टूट जाती है, तो बताओ क्या बालक को ये चीज अच्छे से समझ में आती क्या? उसको तो इमेज ही नहीं होता। उसको ये बात इसलिए समझ में आई क्योंकि उसने खुद गिरते हुए देखा था, तो उसको नियम भी अच्छा समझ में आ गया। तो ये कहने का मतलब है कि जब कोई भी चीज हम बालक को सिखाएं तो पहले उसके उदाहरण प्रस्तुत करें और उन उदाहरणों से बाद में क्या बताएं, उसको नियम बताएं। तो शिक्षण किससे किसकी ओर चलना चाहिए, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। इसी को कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर। इसी बात को हम अलग तरीके से लिखेंगे, उदाहरण से नियम की ओर को विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या होता है, जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी किसी विशेष चीज तक ही सीमित होता है। और सामान्य का मतलब क्या है, जो सब पे लागू हो जाता है। बात समझे, विशिष्ट तो वो होता है जो किसी विशेष चीज पे लागू होता है, और सामान्य जो होता है वो होता है जो सभी चीजों पे लागू होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अपने सामने जो उदाहरण होते हैं वो तो कुछ विशेष ही होते हैं, जैसे कांच की वस्तु गिरी, टूटी, कांच का गिलास गिरा और टूटा, तो ये उदाहरण तो केवल कांच के गिलास पे लागू हुआ। फिर अगले दिन कांच की प्लेट गिरी और टूटी, यानी ये उदाहरण तो केवल कांच की प्लेट पे लागू होता है। फिर अगले दिन कांच का खिलौना गिरा और टूट गया, तो ये उदाहरण कांच के खिलौने पर ही लागू होता है। यानी कांच की तीन वस्तुओं के तीन उदाहरण आ गए। तो वो तो क्या है, विशिष्ट, क्योंकि ये केवल विशेष चीजों पे लागू हो रहे हैं। फिर मैंने इन उदाहरणों को देख के कहा कि जितनी भी कांच की वस्तुएं हैं सभी गिरने पर टूट जाती है। यानी मैंने ये जो नियम लगाया ये किसी एक कांच की वस्तु पे नहीं लगा, मैंने तो दुनिया में जितनी भी कांच की वस्तुएं थी सबके लिए कह दिया कि वो गिरने पर टूट जाएगी। यानी नियम सब पर लागू हो गया। तो नियम के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे सामान्य। सामान्य वो होता है जो सब पर लागू होता है, और विशिष्ट वो होता है जो किसी विशेष पर लागू होता है। दोबारा समझे, कांच की प्लेट गिरना और टूटना वो केवल कांच की प्लेट पे लागू हुआ। कांच का गिलास गिरना और उसका टूटना केवल कांच के गिलास पर ही लागू हुआ। कांच का खिलौना गिरा और टूटा वो केवल कांच के खिलौने पर ही लागू हुआ।
उदाहरण थे तो। फिर मैंने इनको देख के कहा कि जितनी भी दुनिया में कांच की वस्तुएं हैं सब गिरने पर टूट जाती है। तो ये क्या हो गया, नियम, और सब पर लागू हो गया तो इसको क्या कहेंगे, सामान्य। तो उदाहरण से नियम की ओर को हम दो तरीके से लिख रहे हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर। और इसी को एक और तरीके से लिखेंगे, आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। आगमन का मतलब आगे समझेंगे। आगमन का तो मतलब होता है पहले उदाहरण बताओ फिर नियम सिखाओ। आगमन तो क्या कहती है कि पहले उदाहरण बताओ और फिर सिखाओ। निगमन कहती है कि पहले नियम बताओ फिर उदाहरण लिखाओ। आगमन क्या कहता है, पहले उदाहरण लिखाओ और उन उदाहरणों से ही नियम उत्पन्न करवाओ, बालक खुद नियम बना लेगा। निगमन क्या कहता है कि अध्यापक खुद ही नियम बता देगा और फिर उदाहरण हल करवाएगा। तो यह होता है आगमन से निगमन की ओर। और शिक्षण सूत्र कहता है कि पहले आप उदाहरण से नियम बनवाओ बालक के द्वारा, बालक को बहुत सारे उदाहरण दो, फिर उनको देख के बालक क्या करेगा, नियम बना लेगा। फिर निगमन का मतलब होता है उस नियम से और उदाहरण हल करवाओ, उस नियम से क्या करवाओ, और उदाहरण भी हल करवाओ। जैसे विद्यार्थी को 4-5 त्रिभुज दे दिए बना के और कहा कि तुम इस त्रिभुज के तीनों कोणों को मापो। विद्यार्थी ने 4-5 त्रिभुज के कोण मापे और देखा कि जितने भी त्रिभुज थे अलग अलग साइज के, सबके कोणों का योग 180 आ रहा है। तो विद्यार्थी ने खुद ही नियम बना लिया कि टीचर से कहा कि जो सर आपने जो त्रिभुज दिए थे मैंने उसके सभी कोण मापे और वो तो सभी 180 आ रहे थे, यानी मैं समझ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। यहाँ पे क्या हुआ, विद्यार्थी ने उदाहरणों से खुद नियम बना लिया। फिर इस नियम को वो विद्यार्थी दूसरे त्रिभुजों पे लागू करने लग जाएगा तो होता है निगमन। तो इसी को हम कह सकते हैं आगमन से निगमन की, और तीनों को इससे याद रखेंगे। फिर अगला आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर अर्थ समझें। विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना। और संश्लेषण का मतलब होता है उन टुकड़ों को वापस जोड़ना। बात समझें, विश्लेषण का मतलब तो क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना, और संश्लेषण का मतलब होता है उन टुकड़ों को जोड़ना। विश्लेषण क्या कहता है, विश्लेषण का अर्थ क्या है, टुकड़ों में तोड़ना। विश्लेषण कहता है कि जो भी कठिन टॉपिक है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और एक एक टुकड़े को पढ़ाओ। दोबारा समझें, जो भी कठिन टॉपिक है उसे छोटे छोटे टॉपिकों में बांट लो और एक एक टॉपिक को समझ लो। वो तो क्या है, विश्लेषण। फिर कहा गया है अब जब हमने एक एक टुकड़े को समझा दिया तो उनको एक साथ जोड़ के पढ़ो, वो क्या हो जाएगा, संश्लेषण। जैसे गाय का अध्ययन कराना है, पहले तो हमने गाय के अलग अलग अंगों का ज्ञान कराया। गाय का बताया कि ये जो गाय के कान हैं 2 होते हैं, सींग 2 होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है। यानी हमने गाय के अंगों का क्या किया, विश्लेषण किया, उसके पार्ट को अलग अलग भागों में समझा। फिर हमने सारे पार्टों को एक साथ जोड़ के दोबारा समझाया तो वो क्या हो जाएगा, संश्लेषण। तो क्या कहा गया शिक्षण सूत्र में कि पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, विश्लेषण करो, फिर उन टुकड़ों को जोड़कर पढ़ाओ तो संश्लेषण करो। यानी ये शिक्षण सूत्र क्या कहता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर यह कहता है कि बालक को आप कोई भी तर्कपूर्ण बात पहले मत बताओ, पहले वो बात बताओ जो उसके अनुभव से जुड़ी है, जो बात उसने स्वयं अनुभव की है। बात समझे, ये शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि पहले आप बालक को वो चीजें बताओ जो उसके अनुभव से जुड़ी है, उसके बाद ही किसकी बात करो, तर्क की बात करो। इसे ही हम कह सकते हैं मनोविज्ञान से तर्क की ओर। अनुभव
के लिए हम मनोविज्ञान कह सकते हैं, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। बात एक जैसी होगी यहाँ पे। तो ये अपने शिक्षण सूत्र हैं। पहला सरल से कठिन की ओर कहता है कि पहले सरल चीजें बताओ फिर कठिन चीजें बताओ। ज्ञात से अज्ञात की ओर कहता है कि पहले वो चीजें बताओ जो बच्चे को ज्ञात है और उससे धीरे धीरे अज्ञात की ओर जाओ। मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र कहता है कि पहले वो चीजें पढ़ाओ जो प्रकृति में मौजूद है, बच्चे को दिख रही है। जैसे हमने कहा पहले गिनती खिलौनों को जोड़ जोड़ के बताई, ये गिनती सिखाई, ये एक खिलौना बता दिया, ये 2 खिलौने तो 2, फिर इसके बाद 3 खिलौने रखे 3, यानी वो चीजें उसको दिख रही है, तो वो तो क्या है मूर्त। फिर किसकी ओर करते हैं, अमूर्त की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब उदाहरण जो हमें दिख रहे हैं, फिर उन उदाहरणों को देख के हम जो नियम बनाते हैं वो क्या है, प्रमाण। या कहें विशिष्ट, विशिष्ट क्या होते हैं, उदाहरण। फिर उन उदाहरणों से जो नियम बनाते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य। आगमन क्या कहता है कि उदाहरणों से नियम बनाओ, और निगमन क्या कहता है फिर उस नियम से उदाहरण हल करो। तो आगमन से निगमन की ओर। विश्लेषण क्या कहता है, अलग अलग भागों में तोड़ के समझो, और फिर संश्लेषण कहता है फिर उनको जोड़ के समझो। पहले तो अलग अलग पार्ट में समझो फिर उनको एक साथ समझो। अनुभव से तर्क की ओर क्या, पहले बालक को वो चीजें पढ़ाओ जो उसके अनुभव से जुड़ी हो। और आपने देखा भी होगा छोटी कक्षाओं में अपनी जो किताबें आती थी उसमें वो चीजें आती थी जो अपने आसपास की है, अपनी पाठशाला, मेरा गांव, पेड़ पौधे, मेले, त्योहार, ये चीजें क्यों आती थी, क्योंकि बालक को पहले वो चीजें पढ़ानी होती है जो किससे जुड़ी है, बालक के अनुभव से जुड़ी है। फिर जैसे जैसे कक्षाएं बड़ी होती जाती है हमारे सामने तर्कपूर्ण चीजें आती जाती है जिनमें तर्क की जरूरत होती है। इसे कहते हैं मनोविज्ञान से तर्क की ओर। तो ये थे शिक्षण सूत्र। डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे कि निम्न में से शिक्षण सूत्र है। यदि ऑप्शन में फिर वो कठिन से सरल दे दे तो वो गलत होगा, अज्ञात से ज्ञात देते तो गलत हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त दे दे तो गलत हो जाएगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष दे दे तो गलत हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट दे दे तो गलत हो जाएगा। यानी हमें इसी क्रम में इनको याद रखना है। वो ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसमें यदि कहेगा कि निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है, 3 को तो देगा सीधा, 1 को देगा उल्टा। जैसे एक तो दे दिया सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, और एक दे दिया प्रमाण से प्रत्यक्ष, तो फिर हम कहेंगे कि ये शिक्षण सूत्र नहीं है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं और बनने की संभावना रहती है, तो इनको पहले कंप्लीट करें। अगला पाठ है अपने शिक्षण आयु या शिक्षण विधियां। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए शिक्षण आयु क्या होता है, कक्षा शिक्षण के लिए अध्यापक जो व्यूह रचना करता है, या कहें कि अध्यापक जो व्यवस्था बनाता है, जो तरीका अपनाता है, वो कहलाता है शिक्षण आयु या शिक्षण विधियां। इसमें भी देखें 2 भाग लेंगे हम, और वो आपको ऐसे ही याद रखने ओरली कि किस प्रकार की शिक्षण विधियां किस पार्ट में आएगी, समझते हुए याद रख लेना। एक तो है प्रजातांत्रिक आव्यूह, प्रजातांत्रिक आव्यूह या प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां, और दूसरी होती है, पहले हम लेंगे प्रभुत्ववादी आव्यूह। देखें पहले भी वही लिया था, प्रभुत्ववादी आव्यूह, और हमने दूसरा पहले भी पढ़ा था प्रभुत्ववादी या प्रजातांत्रिक शिक्षण। तो इसमें लेंगे दूसरा प्रजातांत्रिक आव्यूह। प्रभुत्ववादी आव्यूह वो होता है जिसमें अध्यापक की रुचि और विचारों का ही महत्व होता है, या कहें कि अध्यापक ही सक्रिय होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, वो होता है प्रभुत्ववादी आव्यूह। और जिस आव्यूह में विद्यार्थी की रुचि या विचारों का महत्व होता है,
अर्थात विद्यार्थी भी सक्रिय होता है, या कहें अध्यापक विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, या कहें कि विद्यार्थी सक्रिय होते हैं। विद्यार्थी के रुचि और विचारों का महत्व होता है, वो होता है प्रजातांत्रिक आव्यूह। अब हम इनमें भी एक एक करके अध्ययन करेंगे और उनके साथ ही आप याद रखेंगे कि ये आव्यूह किसके अंतर्गत आएगा। हालांकि सबके लिए जरूरत नहीं है, कुछ की हम चर्चा करेंगे, एक दो की, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। और अलग अलग विधियां लेंगे हम, शिक्षण आव्यूह या शिक्षण विधियां। तो देखिए, शिक्षण विधियां, पढ़ाने की विधियां कौन कौन सी होती है, इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे प्राचीन विधि आती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि ऐसी विधि जिसमें अध्यापक व्याख्यान या भाषण द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, वो व्याख्यान विधि कहलाती है। अर्थात ऐसी विधि जिसमें अध्यापक जिस भी विषय का ज्ञान देना है क्लास में आता है, उस पे लेक्चर देता है, भाषण देता है, या कहें कि व्याख्यान देता है, वो विधि क्या कहलाती है? व्याख्यान विधि कहलाती है। चूंकि इस विधि में बालक सक्रिय नहीं रहते हैं, या कहें कि बालक भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि बालक तो केवल सुनने का ही काम करेगा। तो ये विधि प्रभुत्ववादी आव्यूह के अंतर्गत आएगी। क्यों आएगी? जैसे कोई भी टीचर है, कक्षा में आया और जो भी टॉपिक उसको पढ़ाना था उस पर वो भाषण देने लग गया। अब भाषण देने लग गया तो उसको तो भाषण ही देना ही, वो इस चीज को भी ध्यान नहीं रख रहा कि विद्यार्थी रुचि ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, विद्यार्थी को कौन सी चीजें पसंद है, विद्यार्थी से अंतःक्रिया भी नहीं हो रही, से विद्यार्थी को सम्मिलित करते हैं पाठ में, वो भी नहीं हो रहा, केवल अध्यापक ही अपना भाषण दे रहा है। तो ये प्रभुत्ववादी आव्यूह है। क्या होती है व्याख्यान विधि? देखें, इस विधि में अध्यापक व्याख्यान या कहें कि भाषण द्वारा अपनी विषय वस्तु विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरा बिंदु, इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, अतः यह एक बाल केंद्रित विधि नहीं है। बाल केंद्रित का मतलब जिसमें केंद्र बिंदु बालक हो, या कहें कि प्रजातांत्रिक विधि। बाल केंद्रित का मतलब क्या है? जिसका केंद्र बिंदु बालक हो या सीखने वाले का इंपॉर्टेंट स्थान हो, तो वो तो है ही नहीं। अतः यह एक बाल केंद्रित विधि नहीं है, बाल केंद्रित विधि नहीं है। ये तो हो गई व्याख्यान विधि। एक होती है प्रश्नोत्तर विधि। एक अपने सामने आ गई प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, इसमें क्या होता है? इसके जनक माने जाते हैं सुकरात, ये भी याद रख सकते हैं आप। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता जाता है, जिससे विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर देता है। क्या होती है प्रश्नोत्तर विधि?
इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा होती है ना, बताने की उत्सुकता, जिज्ञासा उत्पन्न होती है और विद्यार्थी उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो वो कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। चूंकि इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अतः ये इसमें क्या है? इसमें तो भाग नहीं लेते थे, तो ये बाल केंद्रित नहीं थी। फिर इसमें क्या कहेंगे? चूंकि विद्यार्थी भाग ले रहे हैं ना, प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, चूंकि इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, अतः ये फिर कौन सी हो जाएगी? बाल केंद्रित हो जाएगी। इसमें भाग नहीं ले रहे थे तो बाल केंद्रित नहीं थी, इसमें भाग लेंगे तो ये बाल केंद्रित हो जाएगी। तो वही लिखते हैं। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तथा वे अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में विद्यार्थी शिक्षण में भाग ले रहे हैं, या कहें कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अतः यह एक बाल केंद्रित विधि है। अतः यह कैसी विधि है? एक बाल केंद्रित विधि है। यह हो गई अपने प्रश्नोत्तर विधि। बाल केंद्रित विधि है तो फिर हम कहेंगे कि प्रजातांत्रिक आव्यूह, और यदि बाल केंद्रित विधि नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि प्रभुत्ववादी आव्यूह। तो ये अपने दूसरी हो गई। बाल केंद्रित क्यों है? क्योंकि विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, इस कारण ये कौन सी है? बाल केंद्रित विधि है। तीसरी देखें, अन्वेषण या खोज विधि। अन्वेषण या खोज विधि, और इसी को कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण या खोज विधि, इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। इसको देने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ये विधि किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी। ये विधि क्या कहती है? ये विधि कहती है कि अध्यापक विद्यार्थी को विषय का ज्ञान ना दे, अध्यापक को विद्यार्थी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, अपितु उसको केवल मार्गदर्शन करना चाहिए। ज्ञान की खोज तो विद्यार्थी स्वयं ही कर लेगा। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सी विधि कहती है कि विद्यार्थी ज्ञान की खोज स्वयं करे, या कहें कि किस विधि में विद्यार्थी ज्ञान की खोज स्वयं करते हैं? तो वो है अन्वेषण या खोज विधि। और यदि आपके प्रश्न बनता है तो अधिक संभावना है कि वो ये नाम देगा ह्यूरिस्टिक विधि। किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं, बहुत सी बार बने। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब क्या है? अन्वेषण या खोज विधि। क्या होती है? इस विधि में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं।
इस विधि में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। ये से भी कर सकते हैं, अर्थात विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में रखा जाता है या एक वैज्ञानिक माना जाता है। चूंकि विद्यार्थी ज्ञान की खोज स्वयं कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी को वैज्ञानिक समझा जाता है या विद्यार्थी को खोजी समझा जाता है, खोजी यानी खोज करने वाला, तो वो कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि में विद्यार्थी को एक खोजी या कह सकते हैं छोटा वैज्ञानिक इस विधि में विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में रखा जाता है, एक खोजी के रूप में रखा जाता है। अब देखिए, चूंकि ज्ञान की खोज विद्यार्थी स्वयं कर रहा है यानी विद्यार्थी सक्रिय है, तो फिर हम कह देंगे कि यह कौन सी विधि है? बाल केंद्रित विधि है। चूंकि इस विधि में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं, स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं, स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं, अतः यह एक बाल केंद्रित विधि है। अतः यह एक बाल केंद्रित विधि है। यानी इस विधि से जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, तो वह बालक स्वयं ज्ञान की खोज करेगा, और स्वयं ज्ञान की खोज करेगा यानी ये क्या है? एक बाल केंद्रित विधि है। यानी विद्यार्थी सक्रिय है, खुद भाग ले रहा है। इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होती है? केवल मार्गदर्शक की होती है। या आप ओरली लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, इस विधि में अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है, बाकी खोज कौन करता है? विद्यार्थी। तो ये अपने 3 विधियां हुई। ऐसी विधि जिसमें अध्यापक भाषण द्वारा पढ़ाता है, व्याख्यान देके पढ़ाता है, व्याख्यान विधि। जिसमें अध्यापक प्रश्नोत्तर द्वारा पढ़ाता है, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी जवाब देते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। जनक कौन है? सुकरात। अगली है अन्वेषण या खोज विधि, इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। खोज किसने की? आर्मस्ट्रांग ने। इसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान के खोज करते हैं, अध्यापक केवल मार्गदर्शन करता है। तो इनको कंप्लीट करें, आगे भी लेते हैं। देखें, अगली विधि लेते हैं हम अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, और इसको देने वाले हैं स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसने दी? स्किनर ने। देखिए, अभिक्रम का मतलब क्या होता है? अभिक्रम का अर्थ होता है फ्रेम या पद। देखें, इसमें एक शब्द है अभिक्रम। अभिक्रम का अर्थ होता है फ्रेम, और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पद। इस विधि से पढ़ाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें अलग अलग पद होते हैं। अब कैसे? एक सामान्य भाषा में समझें। जैसे मोबाइल की एक व्यवस्था लेते हैं, एक मोबाइल की तरह। मोबाइल में डिजिटल व्यवस्था कैसी होगी? एक ऐसा हमने सिस्टम बनाया कि बालक के सामने किसी टॉपिक से संबंधित जानकारी है, ठीक है। फिर इससे संबंधित प्रश्न भी है 2-4। फिर अगले टॉपिक की जानकारी है और उससे संबंधित प्रश्न आ गए बच्चे के पास। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही पढ़ना स्टार्ट होता है, टीचर नहीं होता, इसमें एक सॉफ्टवेयर जैसा सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये पेज खुलता है, यानी पहले ये पद आता है जिसे हम क्या करें? फ्रेम।
पहले ये फ्रेम खुलता है जिसमें विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ लेता है। फिर इस टॉपिक से संबंधित अगले फ्रेम में जैसे इसको पढ़ता है, अगले फ्रेम में यहां प्रश्न आता है, इस प्रश्न का उत्तर देता है। अगर विद्यार्थी सही उत्तर दे देता है, बात समझे, ये फ्रेम खुला, अगला फ्रेम ये खुल गया। यदि इस फ्रेम पे पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी सही उत्तर देता है तो फिर उसे यहां पता लग जाता है कि उसका उत्तर सही है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर सही उत्तर देते ही उसका अगला फ्रेम खुल जाता है, यानी अगला पेज खुल जाता है। हम अपनी लैंग्वेज में समझे, पहले तो क्या था, पहला पेज जिसमें हमने पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा पेज खुला। अगर दूसरे पेज के प्रश्न का उत्तर हमने सही दे दिया तो अगला पेज खुल गया, फिर उसका भी उत्तर सही दे दिया, फिर अगला पेज खुल गया। और यदि हमने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो हमारे सामने वापस ये पेज खुल जाएगा। बात समझे, यदि हम सही सही उत्तर देते गए तो अगला पेज खुलता गया। यदि हमने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो फिर वापस ये पेज खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? इसलिए खुल जाएगा कि हमारा उत्तर गलत हो गया, यानी अभी हम सीखे नहीं है उस टॉपिक को, तो फिर वापस ये पेज खुलेगा कि भाई आप वापस इस चीज को पढ़ो। फिर जैसे हम पढ़ लेंगे तो वापस अपने सामने ये पेज खुल जाएगा। फिर इसका सही उत्तर दे दिया, फिर अगला, यानी यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन एक मशीनी व्यवस्था है, शिक्षण मशीन से ही बनी है ये। इसमें क्या होता है, अलग अलग फ्रेम होते हैं, अलग अलग पद होते हैं जो खुलते जाते हैं, और प्रत्येक पद के बाद विद्यार्थी को पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन यानी प्रोत्साहन। कैसे मिलता है? जैसे इस पेज पे प्रश्न पढ़ा, इसका उत्तर दिया, तो उसको यही पता लग जाता है कि आपका उत्तर सही है, और यदि हमें पता लग गया उत्तर सही है तो पुनर्बलन मिलता है। फिर अगला पेज खुल जाता है। यानी अभिक्रमित अनुदेशन में अलग अलग फ्रेम होते हैं, अलग अलग पद होते हैं, और इसमें प्रत्येक पद के बाद विद्यार्थी को क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। दूसरी बात, इसमें शिक्षक की भूमिका नहीं होती, किंतु विद्यार्थी भी स्वतंत्र नहीं होता है। अरे विद्यार्थी अपनी अनुक्रिया के लिए कहाँ स्वतंत्र है? उसको तो सारे पेजों के अनुसार पढ़ना पड़ रहा है। जिस प्रकार पेज खुल रहे हैं, टीचर ने जो व्यवस्था बनाई है उसी के हिसाब से उसके पेज खुलेंगे। यानी यहाँ पे विद्यार्थी अपनी गति से सीख तो रहा है पर उसकी मर्जी नहीं चल रही। लेकिन अच्छी बात क्या है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख रहा है। कैसे सीख रहा है? कि जब तक वो एक चीज नहीं सीखता अगला पेज पे खुलता ही नहीं है उसके, तो विद्यार्थी स्वगति से सीखता है। यदि प्रश्न बने कि कौन सी विधि विद्यार्थी को स्वगति से सिखाने के लिए उपयोगी है, तो आपके सामने आएगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इस विधि में विद्यार्थी स्वगति से सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं, इस विधि में विषय वस्तु फ्रेम या पद के रूप में, इस विधि में विषय वस्तु फ्रेम या पद के रूप में प्रस्तुत होती है। फ्रेम या पद के रूप में प्रस्तुत होती है, तथा प्रत्येक पद के बाद क्या मिलता है? पुनर्बलन। तथा प्रत्येक पद के बाद पुनर्बलन किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे, और जानकारी लिखेंगे हम, स्वगति से सीखने वाले लिख लेंगे। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये याद रखें इस विधि में विषय वस्तु फ्रेम या पद के रूप में प्रस्तुत होती है। अगली बात देखें, इस विधि में विद्यार्थी स्वगति से सीखते हैं। इस विधि में विद्यार्थी स्वगति से सीखते हैं, यानी अपनी गति से सीखते हैं।
जब तक नहीं सीखते तब तक आगे बढ़ते ही नहीं, यानी खुद की गति से सीखते हैं। अगली बात देखें, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, अर्थात पदों के अनुसार ही अनुक्रिया करता रहता है, अर्थात पदों के अनुसार ही अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है। इसके बाद देखिए हम अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार देखिए, साइकोलॉजी या शिक्षा शास्त्र जहाँ से अपने पेपर बनते हैं उनमें तो साइकोलॉजी की बात करें तो उनमें तो इसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। तो इसका विस्तृत अध्ययन जो रीट सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनको विस्तृत अध्ययन करवाया जाता है शिक्षा शास्त्र में, पेडागोजी में। वो पार्ट भी हम आगे आने वाली कक्षाओं में लेंगे, वहाँ पे इसका पूरा विस्तृत अध्ययन करवाया जाता है। ये 2-3 पेज का मैटर होता है। तो यहाँ तो हम मुख्य बातें लिखते हैं, ये लिख लेते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। तो देखिए, पहला तो होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन डायरेक्ट याद रखें, ये किसने दिया? स्किनर ने। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? स्किनर ने। दूसरा आता है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये दिया था नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर, पूरा नाम भी याद रख सकते हैं या क्राउडर याद रख सकते हैं। एक है अवरोही या इसी को कहते हैं मैथेटिक्स। मैथमेटिक्स मत करना, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन ये दिया था थॉमस एम गिलबर्ट। ये डायरेक्ट याद रखें। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? स्किनर ने। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? क्राउडर ने। और अवरोही या मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन उसको देने वाले हैं गिलबर्ट। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन? स्किनर। अभिक्रम का अर्थ क्या होता है? पद या फ्रेम, यानी इसमें विषय वस्तु पदों के रूप में या फ्रेम के रूप में प्रस्तुत होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वगति से सीखते हैं। हमने समझा कि एक पद खुल गया, यदि उसको पूरा करता है तो अगली स्टेप खुल जाएगी, उसको पूरा कर लिया अगली खुल जाएगी, और यदि पूरा नहीं किया गलती होगी तो वापस मुख्य पेज खुल जाता है पढ़ने के लिए कि आप पहले इसको पढ़ो और जब पढ़ के फ्री हो जाए तो फिर अगला पेज खुल जाता है। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन है। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात पदों के अनुसार ही अनुक्रिया करता है। वो अनुक्रिया जैसे पद आएंगे वैसे करनी पड़ेगी। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार भी लिए रेखीय, साखीय और अवरोही या मैथेटिक्स। रेखीय किसने दिया? स्किनर ने। साखीय दिया क्राउडर ने और अवरोही दिया गिलबर्ट ने। यह अपना हो गया अभिक्रमित अनुदेशन विधि। एक आती है अपने प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि इसे कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ये दी है किलपैट्रिक ने। प्रायोजना विधि किसने दी है? किलपैट्रिक ने। प्रायोजना या प्रयोजना विधि में क्या होता है? विद्यार्थी को एक
विद्यार्थियों के समूह को एक ऐसा कार्य दिया जाता है जिस कार्य को वो स्वयं करते हैं और वो कार्य एक प्रायोजना के रूप में ही दिया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? इसमें एक कार्य दिया जाता है विद्यार्थियों को जिसे विद्यार्थियों को स्वयं करना होता है और विद्यार्थियों को अलग अलग काम भी बांट दिए जाते हैं उसके। जैसे मान लो अपने विद्यालय में बागवानी लगानी है, जैसे बगीचे में पेड़ पौधे लगाने हैं, तो पेड़ पौधों से संबंधित या पेड़ पौधे लगाने से संबंधित जानकारी भी इससे मिल जाएगी। तो क्या होता है, बच्चों को पेड़ पौधे लगाने संबंधी जानकारी देने के लिए, दोबारा समझे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पेड़ पौधे लगाने की जानकारी देने के लिए उनको पेड़ पौधे लगाने का कार्य दे दिया। किसके रूप में दिया? एक प्रायोजना या प्रोजेक्ट के रूप में दिया। कहा उनसे कि आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। पेड़ पौधे लगाने का सारा काम, सारी योजना सब बच्चे बनाएंगे, अध्यापक का काम केवल मार्गदर्शन करना है। अब देखिए, अध्यापक मार्गदर्शन करेंगे तो विद्यार्थी कैसे काम करेंगे? मिलजुल कर काम करेंगे। जैसे किसी को काम दे दिया कि तू पानी की व्यवस्था करना, रोज पानी पिलाना। एक को काम दिया कि तू नर्सरी से जाके अच्छे अच्छे पौधे ले आना। फिर किसी 2-3 विद्यार्थियों को काम दे दिया कि आप गड्ढे खोदने का कार्य करना। फिर 1-2 विद्यार्थियों को और काम दे दिया कि आप पेड़ पौधे जो हैं उनको गड्ढों में शिफ्ट करने की जिम्मेदारी लेना। फिर कुछ विद्यार्थियों को और काम दे दिया कि आप उर्वरक खाद वगैरह की व्यवस्था करना। यानी उस पूरी योजना को, वो जो पूरा काम था बागवानी लगाने का, उस काम को अलग अलग विद्यार्थियों में बांट दिया और विद्यार्थी मिलजुल कर उस कार्य को संपन्न करेंगे। तो इस प्रकार कार्य करते हैं विद्यार्थी, तो उसे कहा जाता है प्रायोजना या प्रोजेक्ट मेथड। किसने दिया? किलपेट्रिक ने। देखें, प्रायोजना में क्या होता है, विद्यार्थी किसी भी कार्य को एक प्रयोजना के रूप में करते हैं। तो वही लिख लेते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वयं कार्य को प्रायोजना के रूप में मिलजुल कर करते हैं तथा सीखते हैं। दूसरी बात, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं। अरे बागवानी लगाना सीखे तो अध्यापक ने थोड़ी सिखाया, विद्यार्थी स्वयं करके सीखे। तो प्रश्न बन जाता है नॉर्मली कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण अपने सामने विधि है प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, इसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं तथा शिक्षक या कहें अध्यापक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक की होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक की होती है। इसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं तथा शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। इसके बाद देखें, प्रायोजना के पद कौन कौन सी स्टेप आती है प्रायोजना विधि में, तो वो अपन देखेंगे। सबसे पहला पद आता है परिस्थिति उत्पन्न करना।
परिस्थिति उत्पन्न करना। पहले तो क्या होता है कि वो परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिसमें कोई परियोजना हम ले सकें। जैसे विद्यालय में बागवानी की कमी थी, पेड़ पौधे हरियाली की कमी थी, तो विद्यार्थियों के सामने ये परिस्थिति रखी कि भाई हमारे जो विद्यालय है यहाँ पे बागवानी नहीं है, तो आपको यहाँ पे बागवानी लगानी है, यानी कहें कि बागवानी की आवश्यकता है, पेड़ पौधों की आवश्यकता है। तो ये क्या कर दी, विद्यार्थियों के सामने परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि भाई ये परिस्थिति है और आपको इस परिस्थिति में पौधे लगाने हैं। दूसरा देखें, दूसरा है प्रायोजना का चयन। परिस्थिति उत्पन्न की, दूसरा क्या है, प्रायोजना का चयन। दूसरी स्थिति में क्या करना है, प्रायोजना का चयन करना है कि हमें इस परिस्थिति को खत्म करने के लिए क्या काम करना है। बात समझे, पहले तो परिस्थिति उत्पन्न की कि हमारे विद्यालय में पेड़ पौधे नहीं है, ये तो परिस्थिति उत्पन्न कर दी। फिर उस परिस्थिति के लिए विद्यार्थियों के सामने किसका चयन हुआ, प्रायोजना का चयन हुआ। किस प्रायोजना का चयन हुआ कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ये प्रायोजना हमने चयन कर ली। फिर देखें, अब देखिए प्रायोजना का चयन कर लिया। तीसरी परिस्थिति में हम करेंगे योजना का निर्माण या प्रायोजना का निर्माण। प्रायोजना का निर्माण, इसमें क्या करेंगे, प्रायोजना का निर्माण में इसमें हम योजना बनाएंगे कि किस दिन तो हमें पेड़ पौधे लाने हैं, किस प्रकार मिट्टी खोदनी है, पानी की व्यवस्था कहाँ से करनी है, कौन सा काम किसको करना है, ये हमने क्या कर दिया, प्रायोजना का निर्माण कर दिया या कहें योजना बना ली। तो पहले तो हमने कंडीशन रखी, फिर उस कंडीशन के लिए हमने कोई परियोजना चुनी, कोई काम चुना, फिर उस काम की क्या बनाई, योजना बनाई। फिर क्या करेंगे, अब योजना बना ली तो योजना तो बेटे बेटे ही बना ली, उस योजना को लागू भी तो करेंगे। यानी हमने जो योजना बनाई थी कि कहाँ से पानी लाना है, कहाँ से मिट्टी किस प्रकार खोदनी है, कौन किस काम को करेगा, अब उस काम को करेंगे भी तो सही। यानी मिट्टी भी लाएंगे, पानी भी लाएंगे, मिट्टी भी खोदेंगे, पानी लाएंगे, खाद वगैरह की व्यवस्था करेंगे, और भी जो भी चीज़ें आवश्यक होगी, नर्सरी से पौधे लाएंगे, वो सब लाएंगे और हम बागवानी लगा देंगे। बात समझे, योजना बनाने के बाद हम बागवानी लगा देंगे। तो हमने जो बागवानी लगा दी वो स्टेप होती है योजना का या प्रायोजना का क्रियान्वयन। प्रायोजना का क्रियान्वयन यानी जो योजना बनाई थी उसको क्या कर दिया हमने, क्रियान्वयन, उसको लागू कर दिया, उसको कार्य उसका कर दिया हमने। इसके बाद देखें, फिर हम क्या करेंगे, जब हमने बागवानी लगा दी, प्रायोजना का क्रियान्वयन कर लिया, अब हम मिलकर उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमारी बागवानी में कहाँ कहाँ कमी रही, कौन सी चीज़ें अच्छी रही आगे के अनुभव के लिए, कौन से काम हमें एक्स्ट्रा करने चाहिए थे, कितना हम इससे सीखे, कितना नहीं सीखे, इन सब को एनालिसिस करेंगे। वो होता है प्रायोजना का मूल्यांकन। यानी हमने जो काम कर दिया उसका क्या करेंगे, अब प्रायोजना का मूल्यांकन। और लास्ट में इन सब चीज़ों को एक रिकॉर्ड के रूप में लिख लेंगे। क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड के रूप में लिख लेंगे। तो हम कहेंगे प्रायोजना का लेखन, कोई और शब्द भी आ सकता है इसके लिए, प्रायोजना का लेखन। क्या किया, पहले तो बच्चों के सामने कंडीशन रखी कि भाई अपने विद्यालय में पेड़ पौधे नहीं है, ये सब काम बच्चों को सिखाने के लिए हो रहा है, बागवानी लगाना। फिर हमने कहा अब इसके लिए क्या करें, तो फिर पेड़ पौधे लगाएंगे, यानी पेड़ पौधे लगाने का हमने चयन कर लिया काम का। फिर उसकी योजना का निर्माण करेंगे
कि भाई कौन सा काम कैसे करना है, कौन करेगा। फिर उस योजना को लागू भी करेंगे, यानी पेड़ पौधे लगा देंगे। फिर उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हमारे पेड़ पौधे लगाने में कहाँ कमी रही, सीखने में कहाँ कमी रही, और फिर उन सब चीज़ों को लिख लेंगे आगे के लिए। प्रायोजना का लेखन या रिकॉर्ड रखना, लेखन या रिकॉर्ड। तो ये हो गई अपने प्रायोजना विधि। एक बात आप ओरली में बता देता हूं, आप लिख लेना। ये ऐसी विधि है जिसमें बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी विधि है प्रायोजना विधि जिससे बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि बालक मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं, मिलजुल कर सीख रहे हैं, तो उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ये अपने ये कुछ विधियां हुई, अभी और भी विधियां हैं तो सबको हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मैटर है। और इसके लिए मैं बता दूं, अगर आपने प्रश्न बनता है बीएसटीसी पीटीटी में जो अपने साइकोलॉजी या शिक्षा शास्त्र आता है वहाँ तो नहीं बनता, पर रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड वालों के बनते हैं कि प्रायोजना विधि के कितने पद हैं। तो कितने पद हैं? 6। कुछ किताबों में 5 पद होते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार 6 पद हैं और 6 ही सही उत्तर है। प्रश्न बन चुका है, विकल्प में 5 भी थे, 6 भी थे, पर 6 को सही माना है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक के अनुसार प्रायोजना विधि के 6 पद हैं। तो बीएसटीसी पीटीटी वाले जो पढ़ते हैं वो तो एक बार पढ़ लेना केवल इन पदों को, बाकी ये याद रखें। और ये सब बहुत अच्छा अपने सटीक मैटर लिखा है, तो कंप्लीट करें। आज के लिए इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।